हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ को कैलकुलेटर सब्जेक्ट की। इसमें थर्ड सेम में सब्जेक्ट होता है ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वॉल्वमेंट स्टडी। इसके मैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आपको पता हो अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो हम सभी तैयार करके जाएंगे एग्जाम के लिए। तो आज मैं वो इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आज लेके आया हूँ। तो उसमें हम पढ़ते हैं कौन कौन से ऐसे जो क्वेश्चन है वो इंपोर्टेंट है, वो एग्जाम में बनते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि किसी उद्योग या क्षेत्र क्षेत्र से राज्य का आंशिक या पूर्ण रूप से हटना कहलाता है, वो कहलाता है निजीकरण। जो किसी क्षेत्र या मतलब राज्य का पूर्ण रूप से हटना क्या कहलाता है? मतलब आंशिक या पूर्ण रूप से हटना क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है उदारीकरण से। और अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन जो है उसके कुल कितने सदस्य देश हैं? उसके 149 यानी कि 149 जो देश हैं वो इसके मतलब विश्व व्यापार संगठन में क्या है? सदस्य है। इसका अगला क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष उदार नीति अपनाई गई थी? उदार नीति थी किस वर्ष अपनाई गई थी? वो अपनाई गई थी 1991 यानी 1991 में ये उदार नीति थी, ये अपनाई गई थी भारत में। इसका अगला क्वेश्चन है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये एकीकरण की प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। आप लोगों ने हाई स्कूल में होंगे तो आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एकीकरण क्या होता है, तो वो वाला क्वेश्चन है कि क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। इसका अगला क्वेश्चन है वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है कहलाती है, वो कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। यानी जो क्या होती है एक से अधिक देशों में अपनी मतलब स्वामित्व दिखाती है और नियंत्रण करती है, उसे क्या कहते हैं? वो होती है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो वाली। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि 20वीं सदी में दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था? तो 20वीं सदी में मतलब आपस में कई देशों को कनेक्ट करने का माध्यम था व्यापार। व्यापार के द्वारा कई देशों के लिए 20वीं सदी में आपस में कनेक्ट किया गया था। इसका अगला क्वेश्चन है जैविक खाद्य पदार्थों की कीमत प्राय गैर जैविक खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे अधिक क्यों होती है? यानी कह रहे हैं जो जैविक खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाद्य पदार्थ जैविक खाद्य पदार्थ होते हैं, इनकी कीमत होती है इनसे गैर जैविक खाद्य पदार्थ क्यों महंगे होते हैं? वो इसलिए महंगे होते हैं क्योंकि इनके उत्पादन में लागत ज्यादा आती है। जो इनकी उत्पादन किया जाता है तो उसमें मतलब लागत की ज्यादा होती है, इसी वजह से क्या होते हैं? महंगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है जैविक खाद्य पदार्थ की कृषि की लागत क्या है? तो इसकी जो लागत है वो पारंपरिक जो कृषि होती है उससे अधिक होती है। जो पारंपरिक तरीके से कृषि होती है उससे अधिक इसकी लागत होती है जैविक खाद्य की। इसका अगला क्वेश्चन क्या है? जैविक खाद्य पदार्थ की कृषि के साथ कौन सी चुनौतियां होती हैं? तो कृषि के साथ जो जैविक खाद्य पदार्थ होते हैं क्या चुनौतियां होती है? तो नंबर 1 होता है कीट संक्रमण होता है और जैविक उत्पादों का विपणन होता है। इसके बाद होता है जो पारंपरिक रूप से उगाए जाते हैं जो खाद्य पदार्थ, जो पारंपरिक रूप से खाद्य पदार्थ उगाए जाते हैं उन खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक महंगे होते हैं, ये अधिक महंगे होते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है कि जैविक खाद्य पदार्थ की जो परिभाषा है वो क्या है? जैविक खाद्य पदार्थ की परिभाषा क्या है? तो वो है इसकी परिभाषा खाद्य पदार्थ जो रसायनों का उपयोग ना करके उत्पादित किए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जैविक खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। यानी जो ऐसे खाद्य पदार्थ जो बिना रसायनों के उपयोग उगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं जैविक खाद्य पदार्थ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस सदी के उत्तरार्ध जो किस यानी अगला क्वेश्चन है किस सदी के उत्तरार्ध में जैविक खाद्य पदार्थ की बिक्री में लगातार वृद्धि हो रही है? तो वो 20वीं सदी के। तो 20वीं सदी से क्या है जो जैविक खाद्य पदार्थ इनकी वो अधिक बिक्री हो रही है। इसका अगला क्वेश्चन है बागवानी के लिए किस प्रकार के उर्वरक होते हैं उसका उपयोग किया जाता है? तो होता है वर्मी कंपोस्ट, यानी जो होते हैं कृमि कंपोस्ट होते हैं उनका उपयोग जो केचुआ वगैरह से बनती है खाद्य बनती है, जो केचुआ से खाद बनती है उसी का उपयोग किया जाता है बागवानी के लिए। और इसका अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि किसके पौधे के तने से एक प्राकृतिक रेशा प्राप्त होता है और पौधों के फूल आने पर उसकी क्या होती है? कटाई की जाती है। तो वो क्या होता है? जूट होता है, उसके जो तना होता है उससे क्या बनाया जाता है? उससे बनाया जाता है प्राकृतिक रेशा बनाया जाता है, जूट के तने से प्राकृतिक रेशा बनाया जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्टिंग होता है। जो वर्मी कंपोस्टिंग खाद बनाने की एक विधि है जिसमें उपयोग होता है, इसमें होता है केचुआ उपयोग होता है। जो वर्मी खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाद होती है उसमें क्या होता है? केचुआ का उपयोग किया जाता है। और वर्मी कंपोस्ट जो होता है तो वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है केचुआ द्वारा तैयार की जाती है। अब ये लिखा है अभियोजन एवं दंड किस विधि से संबंधित है? अभियोजन एवं दंड किससे संबंधित है? जो कौन सा है? धारा 40 से संबंधित है अभियोजन और दंड। इसका अगला क्वेश्चन है
मई 2015 में कितने बजट परिव्यय के साथ गंगा नदी की सफाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के मिशन के रूप में नमामि गंगे, जो नमामि गंगे योजना थी, इसको प्रारंभ किया गया था। तो कितना बजट था? वो था 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ रुपया था उसके, मतलब इतना बजट था, इतने बजट के साथ के नमामि गंगे योजना थी, इसको प्रारंभ किया गया था। इसका अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग था, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 जनवरी 2015 के लिए। इसके बाद में बात करते हैं जो एनसीएपी जो एक एनसीएपी है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ये क्या है? एनसीएपी का क्या है? पूर्ण रूप है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी जो है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी है, जो कब प्रारंभ किया गया था? तो ये क्या था? जनवरी 2019 में। जनवरी 2019 में ये एनसीएपी तो एनसीएपी क्या प्रारंभ किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिश्वत अधिनियम 2010 में, जो रिश्वत अधिनियम 2010 है, इसमें मतलब 2010 में कितने अपराध शामिल थे? कितने अपराध शामिल है? तो वो 4 अपराध शामिल है। तो रिश्वत अधिनियम इसमें 4 अपराध शामिल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिश्वत अधिनियम 2010 यूकेबीए जो लागू किया गया था, वो कब लागू किया गया था? वो किया था 2011 में, जुलाई 2011 में ये रिश्वत अधिनियम तो लागू किया गया था। इसका अगला क्वेश्चन है, रिश्वत अधिनियम 2010 कानून किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है भ्रष्टाचार एवं विरोध कानून से। तो भ्रष्टाचार और विरोध कानून है, उससे क्या है? रिश्वत अधिनियम संबंधित है। इसका बात करते हैं, भूमि भवन मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई जो मुद्रा है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निवेश। तो निवेश कहते हैं किसे? भूमि या फिर भूमि है, भवन है और मशीन वगैरह, इन सबको खरीदने में व्यय किया जाता है, पैसा व्यय किया जाता है, उसे कहते हैं निवेश। विभिन्न देशों के बाजारों, इसमें कहा विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक है, वो क्या है? विदेशी व्यापार है। विदेशी व्यापार जब करेंगे तो अदर कंट्री से क्या करेंगे? कनेक्शन कर पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे। इसका अगला क्वेश्चन है, 1991 में आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो 1991 में क्या थे? वित्त मंत्री थे। इसका अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी पूंजी का मुख्य स्रोत क्या है? जो भारत में इसमें विदेशी पूंजी का मुख्य स्रोत क्या है? या तो विदेश से ऋण ले, या फिर प्रत्यक्ष रूप से विदेश से निवेश करें, या प्रत्यक्ष रूप से विदेशी निवेश करें। इसका अगला क्वेश्चन है, LQOP, ये LPQ राजे, इसका क्या तात्पर्य है? LPQ राजे, इससे क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है लाइसेंस कोटा परमिट राज। ये लाइसेंस कोटा परमिट राज है, इसका मतलब होता है LQP। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इसमें PSU क्या है? ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये PSU क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका अगला क्वेश्चन है, ये मौद्रिक नीति थी, एक किसकी थी? मौद्रिक नीति किसकी थी? तो किसकी थी? ये RBI की थी। ये RBI क्या है? मौद्रिक नीति है। RBI की RBI क्या है? RBI की मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति किसकी? RBI की है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन है, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क किसके उदाहरण है? ये किसके उदाहरण है? ये उदाहरण है अप्रत्यक्ष करके क्या है? बिक्री कर और उत्पाद शुल्क क्या है? ये इसके उदाहरण अप्रत्यक्ष करके है। इसका अगला क्वेश्चन है, SOE का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका स्टेट ऑफ इंटरप्राइज किसका है? SOE का पूर्ण रूप है। इसका बात करते हैं वैश्वीकरण कारक की। वैश्वीकरण कारक क्या है? वो है बाहरी कारक है। ये वैश्वीकरण कारक कौन सा है? बाहरी कारक है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है केवल आर्थिक स्थिति का सुधार करना। जो आर्थिक स्थिति, उदारीकरण से क्या होता है? आर्थिक स्थिति का सुधार होता है। इसका अगला क्वेश्चन है, से दिया है, भारत में उदारीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो उसका नकारात्मक प्रभाव है प्रौद्योगिकी प्रभाव। इसका बात करते हैं ब्लॉग क्या है? ब्लॉग ये क्या है? ऑनलाइन जर्नल के रूप में, ऑनलाइन जर्नल के रूप में एक व्यक्तिगत या निगत क्या है? वेबसाइट है। एक प्रकार की वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट है। इसके हम बात करते हैं सोशल मीडिया की हानि कौन सी? इसकी क्या? पारदर्शिता, यानी इसमें जो भी आप अपलोड करते हो सोशल मीडिया, वो हर कोई देख सकता है। अगर कुछ प्राइवेसी है तो कुछ हैकर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? प्राइवेसी को भी तोड़ देते हैं। यही इसकी क्या है? पारदर्शिता क्या? सोशल मीडिया की मतलब हानि है।
इसका अगले बात करते हैं, सोशल मीडिया की नैतिक समस्या क्या है। इसकी नैतिक समस्या क्या है? साइबर बुलिंग है, पारदर्शिता, गोपनीयता। ये प्राइवेसी और ये साइबर बुलिंग या फिर जो पारदर्शिता, ये क्या है इसकी नैतिक समस्या है। इसका बात करते हैं साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा की नैतिक समस्या कौन सी है? साइबर सुरक्षा की नैतिक जो नैतिक समस्या है वो कौन सी है? गोपनीयता का हरण, जो प्राइवेसी उसका हरण कर लेते हैं। हैकर होते हैं, हैकर करते हैं जो प्राइवेसी उसका हरण कर लेते हैं और हैकिंग होती है। और जो फ्रीजमेंट कॉपीराइट है, इसका इसका भी क्या होता है? ये भी क्या है इसकी मतलब सोशल मीडिया साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा की एक मतलब नैतिक समस्या है। जैसे कॉपीराइट क्या होता है? कोई दूसरे कंटेंट चुरा के अपने अपने चैनल पे अपलोड कर देता है, तो वो क्या होती है? वो होती है फ्रीजमेंट में कॉपीराइट। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले जो कारपोरेट होते हैं, कारपोरेट संगठनों को जाना जाता है। वो किससे जाना जाता है? वो जाना जाता है सोशल मीडिया हायरिंग से। जो जो लोग कहते हैं कि लोगों को हायर करते हैं, बड़ी बड़ी मूवी होती है उसमें देखते हैं कि लोगों को हायर करते हैं, तो वो क्या होता है? वो सोशल मीडिया वो कॉर्पोरेट संगठन होते हैं, तो वो क्या करते हैं? सोशल मीडिया से द्वारा क्या कहते हैं? हायरिंग करते हैं उसके लिए। इसमें अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार निवारण। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अधिनियम संख्या क्या है? वो है 49। वो क्या है? 49 है। इसका अगला क्वेश्चन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2015 में भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान कौन सा था? वो होता 76वां। कौन सा? 76वां स्थान था इसका। अगर क्वेश्चन बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? वो है हेग में। इसे कहते हैं द हेग। कहाँ स्थित है? द हेग। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय वो कहाँ स्थित है? वो हेग में। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस जो विरोधी दिवस है, जो अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस है, विरोधी दिवस है 2020, इसका विषय क्या था? इसका विषय पूछा गया तो इसका विषय था भ्रष्टाचार के विरुद्ध संगठित प्रयास। इसका अगला क्वेश्चन दिया अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस का हर साल किस कब मनाया जाता है? इसमें पूछा गया जो अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है हर साल कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 9 दिसंबर के लिए। अगला क्वेश्चन बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार विरोध मोबाइल ऐप यानी जो था 1064 लॉन्च किया था, 1064 लॉन्च किया था। ये कौन से राज्य के जो मुख्यमंत्री थे? वो थे उत्तराखंड के। और अभी से बात करते हैं अगला क्वेश्चन सभी निर्णय होते हैं, ये कैसे होते हैं? सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के निर्णय होते हैं। लोग पॉजिटिव भी सोचते हैं और मतलब निगेटिव भी सोचते हैं, तो दोनों प्रकार के होते हैं निर्णय होते हैं। इसका बात करते हैं मार्केटिंग, जो विपणन होता है इसकी बात करते हैं। मार्केटिंग में व्यय किया गया धन क्या कहलाता है? विनियोजन कहलाता है। जो विनियोजन होता है क्या कहलाता है? मार्केटिंग में किया गया व्यय जो उसे कहते हैं विनियोजन। इसका अगला क्वेश्चन करते हैं व्यवसाय के लिए विपणन है, जो व्यवसाय के लिए जो विपणन होता है, मार्केटिंग होती है, वो क्या होती है? बहुत ही इंपोर्टेंट होती है, वो क्या होती है? अनिवार्य होती है। तो आपने देखा होगा बहुत सोशल मीडिया ऐप पर क्या मतलब कि बहुत लोग मार्केटिंग करते हैं। कोई मतलब कभी कुछ हुडी बेच रहा है, हुडी के वो करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, तो सब क्या होता है? वो एडवर्टाइजमेंट करना ही क्या कहलाता है? विपणन यानी मार्केटिंग कहलाता है। इसका हम बात करते हैं विपणन का लाभ क्या है? इसके लाभ क्या है? उपभोक्ताओं को लाभ होते हैं इसका लाभ, व्यवसायियों को जो व्यवसाय करते हैं उनके भी लाभ होता है, निर्माता जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए भी लाभ में आता है। जो मार्केटिंग होती है वो सभी के लिए क्या होती है? इंपोर्टेंट होती है। इसका अगला बात करते हैं मार्केटिंग जो विपणन है, जो अवधारणा का महत्व क्या है? इसका महत्व समाज के लिए है, उत्पादक के लिए और उपभोक्ता तीनों के लिए क्या है? इसका मतलब महत्व है, इंपोर्टेंट तीनों के लिए। इसका बात करते हैं मार्केटिंग है, जो मार्केटिंग मिक्सचर है यानी विपणन मिश्रण है, शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो वो किया था नील एच बॉर्डन ने क्या किया था? इसका उपयोग किया था। जो नील एच बॉर्डन थे, एनएच बॉर्डन थे, इन्होंने क्या किया था? इसका उपयोग किया था। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? जो मार्केटिंग मिक्सचर है ज्ञात किया गया था, जो विपणन मिक्सचर है ये कब ज्ञात किया गया था? उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए। उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए क्या किया गया था? ये जो मार्केटिंग मिक्सचर था ज्ञात किया गया था। इसके बाद बात करते हैं जो मिश्रण है, जो कौन सा है? जो मार्केटिंग मिश्रण है, ये क्या है? हमेशा बदलते रहते हैं। ये जो विपणन मिक्सचर जो है ये क्या हमेशा बदलते रहते हैं। अब बात करें विपणन पर्यावरण के लिए मूलभूत अंग है 2। जो विपणन इसका क्या है? इसका आंसर है 2। जो विपणन के पर्यावरण के लिए मूलभूत अंग कितने हैं? वो 2 हैं। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन से दिया उत्पादों की विनियमितता स्थापित करने में सहायक है क्या? वो मानकीकरण है। मानकीकरण क्या है? इसकी मतलब उत्पादों की विनियमितता स्थापित करने में क्या है? सहायता करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है मानकीकरण की हानियों में से एक क्या है? वो है उत्पाद डिजाइन का हिमीकरण। उत्पाद डिजाइन का हिमीकरण होता है वो क्या है? मानकीकरण का क्या है? ये एक हानि है। इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है
एएपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एएपी का पूर्ण रूप है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो क्या है, एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इसकी एएपी का पूर्ण रूप है। इसका अगली बात करते हैं, एगमार्क का मानक होता है, ये प्रतिभूति है किसके लिए? गुणवत्ता के लिए। एगमार्क का चिन्ह होता है किसके लिए होता है? मतलब प्रतिभूति करता है गुणवत्ता के लिए। हॉलमार्क किसकी? कीमती वस्तुओं के लिए, जैसे हॉलमार्क है, हॉलमार्क किस कीमती वस्तुओं के लिए उपयोग में किया जाता है? तो जैसे प्लेटिनियम है, गोल्ड है और सिल्वर है, इन सब के लिए क्या करता है? ये हॉलमार्क का इसका उपयोग किया जाता है। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में प्रयोग होने वाले गुणवत्ता मानक कौन कौन से हैं? तो कौन से हैं? ये एक तो है ISI, एक तो ISI है, इसके बाद एगमार्क है, एक हॉलमार्क है। ये तीन प्रकार क्या होते हैं? भारत में उपयोग होने गुणवत्ता मानक होते हैं। इसका बात करते हैं IATF। तो IATF है, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है इंटरनेशनल ऑटोमेटिक टैक्स फोर्स। ये क्या है? टास्क फोर्स क्या है? IAFT का क्या है? पूर्ण रूप है। IAFT का पूर्ण रूप है। इसका आगे करते हैं अगले क्वेश्चन सुन दिया गया है, IATF का किस उद्योग में मानक निर्धारण करने के लिए काम में आता है? तो वो होता है ऑटोमेटिक उद्योग। जितने भी ऑटोमेटिक उद्योग होते हैं उनमें क्या IAFT का क्या होता है? उपयोग होता है। IATF का उपयोग होता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कौन से कारक हैं जो नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? तो वो कौन से? वेतन या मजदूरी। तो वेतन या मजदूरी है जो क्या करते हैं? नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, मुक्ति की खोज में कौन सहायक है? मुक्ति की खोज में कौन सहायक है? वो है विद्या। विद्या मुक्ति की खोज में क्या सहायक है? इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन, धर्म क्या है? ये सार्वभौमिक नियम। जो धर्म है ये सार्वभौमिक नियम है। और धर्म शब्द किस भाषा से लिया गया है? वो लिया है संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से धर्म लिया गया है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन, ये श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार प्रबंधन का मूल सिद्धांत क्या है? प्रबंधन का मूल सिद्धांत है स्वयं को जानो। इन भगवत गीता कहते हैं कि खुद को जानो, अपने आप के लिए जानो। उसके लिए भगवत गीता पढ़ने वाले खुद को जान जाते हैं, इसका मतलब ये। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ से लिया गया? ये लिया गया है भगवत गीता से। इसके बाद करते हैं श्रीमद् भगवत गीता जो है, इसमें कितने श्लोक है? इसमें श्लोक कितने? इसमें श्लोक है 700, सॉरी, इसमें 700 श्लोक है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जाए सृष्टि के मूल तत्व कितने हैं? तो सृष्टि के मूल तत्व कितने? 5 होते हैं। इसका अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन से लिखा है, वैदिक शब्द जो किसी के चुने हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, वो क्या होता है? साधना होती है। वो साधना होती है, किसी भी लक्ष्य को चुने हुए प्राप्त करने के लिए क्या करता है? उपयोग में किया जाता है। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन का भारतीय मॉडल जो है, प्रबंधन का भारतीय मॉडल क्या है? वो है मूल्य चलित समग्रता। तो मूल चलित समग्रा ये क्या है? प्रबंधन का भारतीय मॉडल है। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन, मैसेंजर का संबंध किससे है? तो मैसेंजर होता है तो किसका उससे संबंध किससे होता है? उसका किससे संबंध होता है? वो होता है फेसबुक से। आपने देखा होगा फेसबुक यूज करते हैं तो मैसेंजर यूज करते हैं। मैसेंजर क्यों यूज करते हैं? मैसेज करने के लिए मैसेंजर का यूज किया जाता है। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम रील पर अधिकतम समय का वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ये तो सबको पता ही होगा क्योंकि ये तो इंस्टाग्राम से संबंधित है। तो उसमें क्या 60 सेकंड का समय लगता है और ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाए। जो इंस्टाग्राम पर रील होती है वो 60 सेकंड से अधिक समय की वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन, फेसबुक पर एक समय में अधिकतम कितने फोटो अपलोड किए जा सकते हैं? तो वो उनकी संख्या 30 है। अब आप करके देखना अपने फेसबुक पे 30 फोटो अपलोड करके देखना, 31 होते हैं नहीं होते हैं, वो देखना करके। इसका बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से लोकप्रिय सोशल मीडिया कौन सा है? वो है फेसबुक। यानी फेसबुक के बहुत ज्यादा डाउनलोडर है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, फेसबुक पर ऐड रन कराने के लिए जरूरी है, वो है फेसबुक पेज। यानी फेसबुक पे ऐड दिखाने के लिए फेसबुक पेज का यूज किया जाता है। जो फेसबुक पेज पे ऐड रन कराने के लिए, इसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या जाता है? फेसबुक पेज का यूज करते हैं। जिस प्रकार से यूट्यूब पे वीडियो में ऐड आते हैं उसी प्रकार से फेसबुक पेज पर भी ऐड आते हैं। इसका बात करते हैं अगला क्वेश्चन, डीएनएस एक डोमेन नाम किसके अनुवाद करता है? डीएनएस है एक डोमेन का नाम, किसमें अनुवाद करता है? वो करता है यूआरएल में। यूआरएल होता है गूगल क्या होता है? यूआरएल। तो उसी में क्या होता है? डीएनएस होता है एक डोमेन के नाम के लिए यूआरएल में कमेंट कर देता है डीएनएस। इसका बात करते हैं कोड रेड का एक प्रकार है। ये क्या? कंप्यूटर वायरस का प्रकार है। कंप्यूटर वायरस जो होता है कोड रेड के लिए कंप्यूटर वायरस कहते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे, यानी 80 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।